हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नमस्ते भारत में महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को धमकी भरे फोन आ रहे हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को हिमाचल से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है इस वक्त। अब देखिए, वो मंत्री जिसके पास पूरे राज्य के लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा होता है, वो ये कह रहे हैं कि कल 7 बार उन्हें बकायदा हिमाचल से धमकी भरे कॉल्स आए हैं। रश्मि पुरानिक हमारी सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रश्मि, क्या और डिटेल्स मिल पाई हैं? ये किस तरीके की फोन कॉल से क्या कुछ कहा गया है, कुछ जानकारी? जो सूत्रों से पता चल रहा है, पिछले 4-5 दिन से जब से अनिल देशमुख जी ने जो वक्तव्य किया था, उसके बाद से ये फोन आने शुरू हो चुके हैं। और कल की दिन की ही बात करें तो दिन भर 7 बार फोन आ चुके हैं और सुबह आज 6:30 बजे के बाद 2 बार फोन आ चुके हैं। और जो भी फोन कर रहा है वो अलग अलग नंबर से फोन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। और उनका यही कहना है कि कंगना के मामले में आपने जो किया वो गलत किया है, आप अभी भी संभल जाइए, आप कंगना रनौत से दूर रहिए। इस तरह से धमकी के फोन जो है वो किए जा रहे हैं गृह मंत्री को। रश्मि, सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, अगर उनके खिलाफ ऐसे फोन आ रहे हैं धमकी भरे, तो वो पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, एफआईआर क्यों नहीं लिखा रहे हैं? इसके बारे में जो है उन्होंने ऑलरेडी गृह जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है इसके बारे में इंक्वायरी कीजिए। जो हमें अभी तक प्राथमिक जानकारी मिली है उसके बाद ही आगे का जो एक्शन है वो लिया जाएगा। अभी सिर्फ इतनी ही जानकारी मिल चुकी है कि इनको जो फोन का सिलसिला है वो शुरू है, सिर्फ धमकियों के फोन आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका रश्मि, लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे हम लेंगे। तो ये जो लड़ाई शिवसेना वर्सेस कंगना थी, क्या ये लड़ाई महाराष्ट्र वर्सेस हिमाचल बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? नजर हमारी बनी रहेगी। अब बिहार के सियासी माहौल में खबर के अंदर की खबर आपको हम बताते हैं। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू में तनातनी है, जानते हैं आप। सियासी साजिश की खबरें भी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि एलजेपी और जेडीयू के बीच जो झगड़ा है ना, कनेक्शन बीजेपी है इसका। क्या पासवान के चिराग का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है या पासवान के चिराग बीजेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिहार के सियासी गलियारों में ये सवाल उसी वक्त से उठ रहे हैं जब से चिराग पासवान नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं। सवाल पूछने की वजह ये है कि एक तरफ चिराग जहां नीतीश सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार में शामिल बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। सवाल पूछने की एक वजह और ये है कि चिराग जहां जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि चिराग बिहार एनडीए से अलग होना चाहते हैं, लेकिन केंद्र में एनडीए के साथ रहना चाहते हैं। एनडीए में घर के चिराग से आग लग गई है। अब एलजेपी के माध्यम से बीजेपी जेडीयू पर प्रेशर बना रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी पर। किसी भी तरह के खबरों, सुर्खियों और अफवाहों पर न जाए। किसी भी तरह का जो प्रोपेगेंडा कहीं भी फैल रहा है उस पर भी ध्यान न दें। दूसरी तरफ एलजेपी और जेडीयू की लड़ाई जारी है। एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की धमकी दी तो जेडीयू ने एलजेपी से किसी तरह का संबंध होने से ही इनकार कर दिया। जेडीयू के इस बयान से दूरियां और बढ़ रही हैं। वो कहते हैं कि जेडीयू और लोजपा कभी साथ नहीं रही है, तो अच्छी बात है। आदरणीय चिराग पासवान जी के दृढ़ संकल्प बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जो है, लोक जनशक्ति पार्टी उसके साथ है, जो नहीं है उसके साथ नहीं है। देखिए, चिराग पासवान का व्यक्तिगत बयान नहीं है, सूत्र से बयान आ रहा है, कहीं से कुछ बयान दे रहा है, तो हम लोग उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। जब चिराग पासवान खुद बोलेंगे तो फिर जवाब देंगे हम लोग। चिराग पासवान भले ही जेडीयू पर दबाव बना रहे हों, लेकिन एनडीए छोड़ने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने चिराग पासवान की पार्टी ने सीट बंटवारे के 3 फॉर्मूले दिए। पहला फॉर्मूला लोकसभा की जीत के आधार पर है, जिसके तहत बीजेपी को 101, जेडीयू को 96 और एलजेपी को 36 सीट मिले। चिराग के दूसरे फॉर्मूले के तहत बीजेपी 101, जेडीयू 100 और एलजेपी 42 सीट पर चुनाव लड़े। चिराग के तीसरे फॉर्मूले के तहत बीजेपी को 102, जेडीयू को भी 102 और एलजेपी को 29 सीट मिले, लेकिन एलजेपी को राज्यपाल कोटे से 2 एमएलसी सीट भी मिले। हालांकि जेपी नड्डा ने इन तीनों फॉर्मूले पर कोई भरोसा नहीं दिया है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव बस होने को है। ऐसे में वो खबरें बिहार चुनाव की जो आपाधापी में कहीं छूट जाती हैं, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जल्दी से देख लीजिए बिहार का चुनावी अपडेट। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को उनके ससुर चंद्रिका राय ने भगोड़ा कहा है।
समस्तीपुर के हसनपुर सीट से तेज प्रताप के चुनाव लड़ने की खबरों पर चंद्रिका राय ने कहा कि वो कहीं से भी चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाएंगे। क्षेत्र को छोड़ करके भागने का मतलब ही है कि आपने कोई काम नहीं किया। तो ऐसे भगोड़े आदमी को हसनपुर की जनता हो या कहीं की जनता हो माला पहनाने वाली नहीं है। बिहार चुनाव में पूर्व सांसद पप्पू यादव की पार्टी दलित मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव ने कहा कि जो पार्टी दलित या अति पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाएगी वो उसी के साथ गठबंधन करेंगे। सर, मैंने पहले साफ शब्दों में कह दिया, गठबंधन यदि दलित अत्यंत पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित करता है तो मेरा आंख बंद के समर्थन उनके साथ होगा। जेडीयू की वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 3 घंटे के भाषण पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने चुटकी ली। शिवानंद तिवारी के मुताबिक नीतीश का भाषण थकाऊ और उबाऊ था। वो खाली बर्तन की तरह आवाज कर रहे थे। शिवानंद तिवारी ने ये भी कहा कि अपने भाषण के जरिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का कद बढ़ाया है और अपना कद छोटा किया है। बिहार चुनाव में स्टिकर और पोस्टर की वॉर धीरे धीरे तेज हो रही है। अब आरजेडी एक नए स्टिकर के साथ आई है। इस स्टिकर का स्लोगन है, न भूले हैं न भूलने देंगे। इसमें लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों को चेहरा बनाया गया है। उधर आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को नए अंदाज में दिखाया गया है। तेज प्रताप जहां कृष्ण बने हैं, वहीं तेजस्वी को अर्जुन बताकर महाभारत के अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधा गया है। और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कोविड की अब तक की सबसे सफल मानी जा रही वैक्सीन के परीक्षण पर रोक लगा दी गई है। ये वैक्सीन ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवाई बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रही थी। अब खबर आ रही है कि टेस्टिंग रोक दी गई है। परीक्षण के दौरान एक व्यक्ति बीमार हो गया तो कंपनी ने ह्यूमन ट्रायल रोक दिया। वैक्सीन अपने प्रयोग के तीसरे चरण में यानी 3rd स्टेज में थी। वैक्सीन का परीक्षण अमेरिका के 30,000 लोगों पर किए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। हम आपको बता रहे हैं कि अब जो परीक्षण है इस तीसरे स्टेज की ट्रायल का वो रोक दिया गया है। वैक्सीन के बड़े हिस्से का उत्पादन भारत में भी हो रहा था, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि दुनिया की सबसे ज्यादा सफल मानी जाने वाली अभी आगे चल रही जो वैक्सीन है वो उसका परीक्षण ह्यूमन ट्रायल रोक दिया गया है। वैक्सीन लगाने के बाद एक शख्स जिस पर वैक्सीन लगाई गई थी, जो वॉलंटियर था, वो बीमार पड़ गया, इसलिए तुरंत अभी इस ट्रायल को रोक दिया गया। तीसरे चरण में वैक्सीन पहुंच गई थी। कहा जा रहा था कि दुनिया में जितनी वैक्सीन अभी आ चुकी हैं, चाहे वो रूस की हो या चीन की हो, उसके बावजूद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन सबसे ज्यादा सफल होगी। नमस्ते भारत में हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझाते रहे कि कोई भी वैक्सीन अगर बनती है तो उसका 3rd स्टेज कौन सा स्टेज होता है, जिसमें ह्यूमन ट्रायल होता है, वो भी 3 अलग अलग फेजेस में। भारत चीन बॉर्डर पर आखिर क्या होने वाला है? उत्तराखंड से लगती चीन सीमा पर इस बीच हलचल तेज हुई है। बॉर्डर के नजदीक तक भारत का रोड बनाने का काम जोरों पर है। लिपुलेख के आसपास बंकर भी बन रहे हैं और सीमावर्ती इलाकों में कुछ गांवों से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। इस पहाड़ी के उस ओर है चीन। इसी इलाके में है लिपुलेख, जहां तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क बना रहा है। लेकिन इन दिनों भारत चीन के बीच चल रहे तनाव की छाया उत्तराखंड के इस सीमावर्ती इलाके में भी देखी जा सकती है। लोगों को लिपुलेख तक जाने की मनाही है और यहाँ सेना ने बंकर बनाने का काम तेज कर दिया है। चीन सीमा पर होते तनाव को देखते हुए पिथौरागढ़ के लिपुलेख में जहां भारत और चीन का बॉर्डर है, वहां लगातार भारतीय सेना और एसएसबी, आईटीबीपी इन सभी के जवानों को भेजा जा रहा है। और लिपुलेख से थोड़ा ही पहले जो जगह है नाबीडांग, इस वक्त हम वहां खड़े हुए हैं और नाबीडांग के आप ठीक पीछे जो ये पहाड़ देख रहे हैं, इसके पीछे की ओर से चीन सीमा लगती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्मी के कुछ अधिकारी आए हुए हैं। वहाँ बंकर बनाने की तैयारी है, चूँकि टेंशन काफ़ी बढ़ चुका है और लगातार फोर्स यहाँ से लिपुलेख की ओर रवाना हो रही है। जी हाँ, बंकर से लेकर तमाम दूसरे इंतजामों तक सेना बॉर्डर पर पूरी तैयारी में जुटी है। भारत चीन के बीच चल रही तनातनी के असर सीमावर्ती गांवों में भी देखा जा सकता है। टेंशन बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोग घरों में ताले जड़कर सुरक्षित स्थानों को जा चुके हैं। चीन सीमा पर जिस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो आसपास के इलाके हैं वो खाली हो रहे हैं। हम नाबीडांग इलाके में खड़े हैं जो लिपुलेख से लगा हुआ है और चाइना बॉर्डर लिपुलेख के साथ शुरू होता है। और आप देख सकते हैं छोटा सा जो यहाँ गांव है, उसके ज्यादातर मकान पर ताला पड़ा हुआ है। लोग यहाँ से जा चुके हैं।
हालांकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के इन सीमावर्ती इलाकों में ज्यादातर गांवों में ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन इस बात की संभावना है कि बाकी गांवों को भी खाली कराया जा सकता है। सूत्र ये बताते हैं कि आर्मी के अधिकारियों ने ये भी कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो आसपास के जो गांव हैं, गुंजी या नपलचू, उन गांवों को भी खाली कराया जा सकता है, वहां सैनिकों को रोका जा सकता है। फिलहाल जो सेना है वो आर्मी के एक बेस कैंप में रह रही है, अभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है। सीमा के नजदीकी जिन गांवों को खाली कराया जा सकता है उनमें गुंजी गांव भी है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस बार चीन को सबक सिखाया जाए। हम ये चाहते हैं या तो चीन से वार हो जाए या पार हो जाए। उस टाइम हमारे पास हथियारें अच्छी नहीं थी, अब देखो हमारे पास एकदम एक्सीलेंट हमारी सेनाएं हैं, उस प्रकार के हमारे हथियारे हैं, तो हम लोग को पीछे नहीं हटना चाहिए। इन्होंने जो हमारे साथ लद्दाख एरिया में खासकर वहाँ पर जो गतिविधियाँ किया उसने, तो हम लोग कमजोर नहीं हैं, उनसे अच्छे हैं, बहुत सक्षम हैं हम लोग और कई चीजों में। भारत और चीन के बीच मौजूदा हालात आगे क्या आकार लेते हैं ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन इन इलाकों में सैन्य हलचल बढ़ गई है। तनाव होता है क्योंकि लगातार फोर्स का डिप्लॉयमेंट लिपुलेख सीमा की ओर हो रहा है, जवान सीमा की ओर बढ़ रहे हैं और तनाव जिस तरह की हरकतें चाइना कर रहा है उसके बाद से लगातार बढ़ रहा है। तो माना जा सकता है कि भविष्य में अगर तनाव और बढ़ता है या युद्ध की स्थिति होती है तो आसपास के सभी इलाकों को खाली कराया सकता है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, नावीडांग। नमस्ते भारत ब्रेकिंग। कंगना ने शिवसेना पर पलटवार करते हुए अभी एक और ट्वीट किया है और लिखा है कि मैं 12 साल की उम्र में हिमाचल छोड़ चंडीगढ़ हॉस्टल गई, फिर दिल्ली में रही और 16 साल की थी जब मुंबई आई। कुछ दोस्तों ने कहा मुंबई में वही रहता है जिसे मुंबा देवी चाहती है। हम सब मुंबा देवी के दर्शन करने गए, सब दोस्त वापस चले गए और मुंबा देवी ने मुझे अपने पास ही रख लिया। कंगना रनौत ने यह अभी ट्वीट किया है, मैं 12 साल की उम्र में हिमाचल छोड़कर चंडीगढ़ हॉस्टल गई, फिर दिल्ली में रही और 16 साल की थी जब मुंबई आई। आगे लिखती कंगना रनौत अपने ट्वीट में, कुछ दोस्तों ने कहा मुंबई में वही रहता है जिसे मुंबा देवी चाहती हैं, हम सब मुंबा देवी के दर्शन करने गए। आगे इस ट्वीट में कंगना लिखती हैं, सब दोस्त वापस चले गए और मुंबा देवी ने मुझे अपने पास ही रख लिया। ये ट्वीट कंगना रनौत ने तब किया है जब वो मंडी से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से मुंबई रवाना होने वाली है। मुंबई शहर का रनौत रास्ते में है और इस खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपको मिलेगा। भारत के सामने मोर्चा दो तरफा है, चीन से आमना सामना तो है ही, नेपाल भी चीन का मददगार दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के जिस इलाके में भारत बॉर्डर तक सड़क पहुंचा रहा है वहां नेपाल की सेना ने भी बेस बना लिया है। इस बेस कैंप और वहां से की जा रही है भारत की जासूसी। चीन की चालबाजी और नेपाल की दगाबाजी, भारतीय सेना इस वक्त दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। एक और तो चाइना मानसरोवर मार्ग पर मिसाइल बेस बनाता है, साथ ही साथ लिपुलेख जहां भारत और चीन की सीमा है वहां पर वो आर्मी बेस बनाता है। वहीं नेपाल की जो सेना है वो भी लगातार कैंप बना करके और पूरा मूवमेंट देख रही है इंडियन आर्मी का। इस तरफ भारत, उस तरफ नेपाल, बीच में बहती काली नदी और नदी के ठीक बगल में नेपाली सेना का एक बेस कैंप। नेपाल का ये आर्मी बेस कैंप उसकी अपनी सहूलियत के लिए नहीं बल्कि चीन की मदद के लिए बना है। यहीं से वो भारतीय सेना की हर मूवमेंट की जानकारी चीन तक पहुंचा रहा है। हम जिस जगह खड़े हुए हैं वो मालपा जगह है और आप देख सकते हैं कि सामने की ओर नेपाल सेना के तमाम सैनिक बैठे हुए हैं, उनकी छावनी सी बना रखी है और वो जो टेंट पर आप गौर करेंगे चीनी टेंट है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से नेपाल की सेना चीन की छत्र छाया में फल फूल रही है। ये वो जगह है जहाँ से भारत का जो बॉर्डर है चाइना से मिलता है वो बहुत नज़दीक है और यहाँ से लगातार भारतीय सेना की गाड़ियाँ गुजर रही हैं और नेपाल की जो यहाँ पर आर्मी है वहाँ सारी सूचनाएं चाइना को दे रहा है। भारत और नेपाल के बीच जब से तनाव के हालात हुए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ने वाले इस इलाके के नजदीक नेपाल की गतिविधियां बढ़ी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस बेस कैंप में नेपाल के हेलीकॉप्टर अब नियमित तौर पर आते रहते हैं। इस समय जो है चाइना के बहकाव में आकर हमारे नेपाल जो है कि चाइना के उसमें आ रहा है, चाइना का बहकाव में आके और उन्होंने यहाँ टेंट डाल रखा है मालीबा के पास और सारा इससे 2 महीने पहले भी जो है कि यहाँ से सारा हेली का सामान आता है इनका। हाल के दिनों में जब नेपाल चीन के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ साजिशें करने लगा तो भारत ने सख्ती दिखाई। चीन तक जाने वाले
नेपाल के रास्ते बंद कर दिए। अब नेपाल चीन तक पहुंचने के वैकल्पिक रास्ते बना रहा है, वो भी काली नदी के साथ साथ। भारत ने वो सभी रास्ते बंद कर दिए जो नेपालियों के लिए खुले हुए थे चीन तक जाने के लिए। और ऐसे में नेपाल अपने स्तर पर मामूली सा एक प्रयास कर रहा है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ठीक बगल से एक सकरा सा बेहद रास्ता जो पैदल मार्ग नेपाल बना रहा है चाइना बॉर्डर तक जाने के लिए। आप नेपाल की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रास्ता जो मेरे दाईं ओर नेपाल बना रहा है काली नदी के उस तरफ बेहद सकरा है और मात्र इससे पैदल गुजरा जा सकता है, वो भी रस्सियों के सहारे। अब खबर देश की सुरक्षा को आश्वस्त करने वाली। भारत चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध के बीच अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ सड़क बनाने के काम में दिन रात जुटी हुई है। तवांग जाकर एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित ने वहां के काम का जायजा लिया। जितना बड़ा चैलेंज, उससे मुकाबला करने के उतने ही चट्टानी इरादे, उतना ही बुलंद हौसला। चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए भारत की तैयारी किस स्तर की है, इसका जायजा लेने के लिए जब एबीपी न्यूज की टीम अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन से लगती सीमा की तरफ गई तो ये तस्वीरें दिखाई दी। बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ी जा रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, खुदाई की जा रही है। बीआरओ यहाँ सड़क का निर्माण युद्ध स्तर पर कर रहा है। एबीपी न्यूज उन दुर्गम रास्तों से होते हुए आपको भारत के बॉर्डर्स पर मौजूद सड़क निर्माण की वो तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से बीआरओ जो कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो लगातार भारत की सीमा पर सड़क बनाने का पूरा जो जिम्मा है वो उठा रहा है और लगातार युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। ये देश की सुरक्षा को आश्वस्त करती तस्वीरें हैं। अरुणाचल प्रदेश की 1100 किलोमीटर लंबी सीमा पर हमारे जवान देश की सुरक्षा में तैनात हैं। उनकी सहूलियत के लिए बॉर्डर की तरफ सड़क नेटवर्क को मजबूत करने का काम चल रहा है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि भारतीय सीमा पर बन रहे रोड्स को तैयार किया जा सके, ताकि तमाम जो मशीनरी है, जो राशन है, सब कुछ जो भी प्राइमरी सुविधा है भारतीय सेना के लिए, वो उन तक पहुंचाई जा सके। ये काम किस रफ्तार से चल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़क निर्माण में जुटे लोगों को ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है। जितना डिमांड आ रहा है ना, हम लोग दे नहीं पा रहा है। हम लोग ओवर ड्यूटी भी कर रहा है। एक गाड़ी में हम लोग को 700 रुपया देता है पत्थर तोड़ने में, और लोड करने में 700 रुपया देता है। ओके। और पहले जो है कितने घंटे काम करते हैं, अब कितने घंटे आप काम कर रहे हैं? हम लोग 4 बजे निकलता है, 7 बजे निकलता है सुबह, 4 बजे 4 बजे से बात ना मालिक आके बोलता है ओवर टाइम कर दो भाई। इन दिनों भारत और चीन के बीच सीमा पर काफी तनावपूर्ण हालात हैं, लिहाजा बीआरओ तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस रोड को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के मिशन में जुटा है। बॉर्डर यहाँ से आपको 84 किलोमीटर कुछ दूरी में है। फिर उसके लिए मतलब मैडम वही है कि मतलब आपको इसको सड़क को जो एकदम रेडी रखा है, और जितना फौजी तैनात की जा रहा है, और सिविल लाइन को भी एकदम मजबूत है, रेडी है हम सब। तो इसके लिए सड़क को रेडी करने के लिए यहाँ से मेटलिंग और ये जो बोल्डर और सैंड क्लेवर और आरबीएम यहीं से इशू होता है मैडम। इसी अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सन 62 की जंग में खराब सड़कें बहुत बड़ी समस्या बनी थीं, लेकिन अब सूरत बदल गई है। 1962 के युद्ध के बाद से ही भारत की सीमा पर रोड नेटवर्क की आवश्यकता पता चली थी। यही कारण है कि युद्ध स्तर पर अब भारत की सीमा पर रोड नेटवर्क का काम तेजी से चल रहा है, ताकि सेना को आने जाने और उन तक समय रहते मशीनरी पहुंचाने में काफी ज्यादा आसानी हो। कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज, अरुणाचल प्रदेश। तो नमस्ते भारत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कंगना रनौत मुंबई के लिए रवाना हो गई है। तमाम अड़चनों के बाद, तमाम धमकियों के बाद कंगना रनौत ने कहा है कि मुंबा देवी का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं मुंबई जाकर रहूंगी। खुद को कह रही हैं कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को जिया है। कंगना का शिवसेना पर पलटवार है, जिसे मुंबा देवी चाहती है वही मुंबई में रहता है, ये कंगना रनौत ने साफ कर दिया। कंगना रनौत ने ट्वीट करके सिलसिलेवार तरीके से शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख का जवाब दिया है। कंगना ने इसमें साफ तौर पर ट्वीट पर लिखा है कि वे मुंबा देवी ने ही उन्हें मुंबई में रोका है, जिसे मुंबा देवी चाहती हैं वही मुंबई में रहता है।
दोस्तों के कहने पर एक बार वो मुंबा देवी दर्शन करने गए थे, वहां से सारे दोस्त लौट गए, मैं यहीं रुक गई, ये कंगना ने ट्वीट करके शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख का जवाब दिया है। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज लिखा गया था कि कंगना ने जो कहा है और जो किया है वो मुंबा देवी का अपमान है। लेकिन 1 घंटे पहले तस्वीर मंडी से जब कंगना निकली, चेहरे पर मुस्कान, हाथ हिलाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकली है, आगे कहते हुए कि ना झुकी हूं ना झुकूंगी। तो इसके साथ साथ बिल्कुल अभी कंगना रनावत ने अभी एक और ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। मुंबई में मेरा घर है, मैं मानती हूं महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर मैंने भी महाराष्ट्र को अपनी भक्ति और प्रेम से एक ऐसी बेटी की भेंट दी है जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की जन्मभूमि में स्त्री सम्मान और अस्मिता के लिए अपना खून भी दे सकती है। जय महाराष्ट्र। तो कंगना रनौत ने ये अभी ताजा ट्वीट जो किया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मतलब एक एक का ट्वीट्स की झड़ी लगा दी है और सीधा हमला हो रहा है शिवसेना पर, सीधा हमला हो रहा है सामना में। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि कंगना रनौत तमाम मुश्किलों के बाद भी उन्होंने तय कर लिया कि मुंबई जा रही है। उनका कोरोना का टेस्ट हुआ था, उसमें कोरोना डिटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद संशय बने हुआ था कि वो मुंबई जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उनका काफिला लगातार आगे बढ़ रहा था। एक और ट्वीट उन्होंने किया था अपने इस ट्वीट से पहले, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। ट्वीट की झड़ी लगा दी कंगना रनौत ने। कंगना रनौत ने लिखा 16 साल की थी जब वो मुंबई आई, कुछ दोस्तों ने कहा मुंबई में वही रहता है जिसे मुंबा देवी चाहती हैं। हम सब मुंबा देवी दर्शन के लिए गए, सब दोस्त वापस लौट गए और मुंबा देवी ने मुझे अपने पास ही रख लिया। लगातार शिवसेना के जो मुखपत्र सामना में लेख छपा उसका जवाब दे रही है ट्वीट के जरिए। ट्वीट के जरिए वो लगातार अपनी तरफ से जो महाराष्ट्र के खिलाफ होने की उनकी छवि गढ़ने की जो कोशिश हो रही है उसका भी जवाब दे रही है। और इसलिए हर ट्वीट के आखिरी में जय महाराष्ट्र या जय शिवाजी भी वो जरूर लिख रही है। सामना में शिवसेना में क्या लिखा था वो आपको बता, इसका जवाब कंगना ने दिया। दरअसल शिवसेना में आज लिखा गया है, देवी स्वरूप मां की तुलना पीओके से करके हमारी देवी यानी कि मुंबा देवी का अपमान। वहीं कंगना का जवाब इसमें आया, मुंबई में वही रहता है जिसे मुंबा देवी चाहती है, मुंबा देवी ने ही मुझे अपने पास रखा है। तो देखिए वार पलटवार जारी है, जुबानी जंग चल रही है शिवसेना और कंगना रनौत के बीच। जहां एक तरफ शिवसेना कोशिश कर रही है कि हमलावर रहे कंगना रनौत पर, वहीं कंगना हर सवाल का उसी तरीके से जवाब दे रही है जिस तरीके से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये देखिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी का बदला शिवसेना कंगना से निकाल रही है क्या, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। और इस बीच हम अलग अलग तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमीरपुर की है, रास्ते में रुककर हमीरपुर में मंदिर में सर झुकाया है कंगना ने। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब वे मंडी से निकली रास्ते में हमीरपुर में एक छोटे से मंदिर के पास रुकी, वहां उन्होंने शीश नवाया। उनके परिवार के सदस्य और उनको जो ताजा मिली सुरक्षा है उसके सुरक्षा कर्मी भी इस मंदिर के बाहर दिख रहे हैं। छोटा सा मंदिर है सड़क किनारे, जहां पर रुककर कंगना रनौत ने पूजा अर्चना की। कंगना पूजा करती हुई दिखाई दे रही है, उनकी बहन रंगोली आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। तो ये पूरे परिवार के साथ कंगना इस वक्त रवाना हो रही है मुंबई एयरपोर्ट के लिए, जहां पर पहले वो चंडीगढ़ पहुंचेगी, वहां से वो फ्लाइट के जरिए मुंबई पहुंचेंगी। लेकिन रास्ते में एक छोटा सा मंदिर दिखाई देने पर उन्होंने पूजा की और इसी को तस्वीर को उन्होंने ट्वीट भी किया। साड़ी पहनी हुई है कंगना ने, जूड़ा बांधा हुआ है, सर झुका रही है, साथ में उनकी बहन खड़ी हुई है शर्ट पहने हुए, रंगोली। और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। इन सब के बीच शिवसेना ने सामना में कंगना पर कैसे निशाना साधा, एक बार फिर से जानिए शिवसेना ने किस तरह से कंगना को लगातार निशाने पर लिया है। कंगना पर शिवसेना लिखती है सामना में, मुंबई किसकी, ये सवाल ही कोई ना पूछे। मुंबई के लिए 106 मराठी लोगों ने बलिदान दिया है, ये सामना में लिखा है। सामना के संपादकीय में आगे लिखा गया है कि मुंबई में 106 मराठी लोगों ने बलिदान दिया है और पीओके से मुंबई की तुलना बिगड़ी हुई मानसिकता का परिचायक है। मुंबई का अपमान मतलब देशद्रोह जैसा अपराध है। ये लिखते हैं सामना में कंगना को जवाब देते हुए, मुंबई की तुलना पीओके से करना देवी का अपमान है। देवी कौन? मुंबा देवी। मुंबा देवी के नाम पर ही मुंबई का नाम पड़ा है। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ बने हुए मुंबई से, और हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू भी जुड़े हुए हैं। अजय के पास मैं आऊंगी क्योंकि अजय अभी वक्त है मुंबई में पहुंचने में कंगना का, क्योंकि अभी तो वो रास्ते में ही है, मंदिर में शीश झुका रही थी। अम्मू साहब बहुत स्वागत आपका, बड़े दिन हो गए आपसे वैसे मुलाकात किए हुए, पद्मावत के बाद अब दिखे हैं आप टीवी पर। वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है कंगना को, आप लोग तो खमखा परेशान हो रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट पर उनको सुरक्षा देने के लिए। वाई श्रेणी की और जेड श्रेणी की सुरक्षा तो राजीव गांधी जी को मिली हुई थी मैडम,
परंतु हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान की बेटी को जिस प्रकार से धमकी दे रही है महाराष्ट्र सरकार, और महाराष्ट्र सरकार का एक ऐसा राज्यसभा का सांसद, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और उनका ही एक राज्यसभा का सांसद कंगना रनौत को सरेआम भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, उनका अपमान कर रहा है। और लगातार शिवसेना के लोग जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पहले तो उत्तर भारतीयों के ऊपर वो हमला करते रहे, अब वो महाराष्ट्र के अंदर रहने वालों को भी चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं। करनी सेना ने तय किया है कि वो कंगना रनौत को एयरपोर्ट से उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाएंगे और जब तक कंगना मुंबई में रहती है, करनी सेना उनके सहयोग करेगी और उनकी सुरक्षा के लिए सदैव हाजिर रहेगी। वायु श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद। परंतु जिस प्रकार से सड़कों पर महाराष्ट्र के अंदर भारत सरकार द्वारा प्रायोजित शिवसेना जो नाटक कर रही है, उसका जवाब भी करनी सेना महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर देगी। और मराठी लोग ही, करनी सेना में मराठी हजारों लाखों की तादाद में वो भी कंगना के समर्थन में आ चुके हैं। एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र करनी सेना के पदाधिकारी सैकड़ों की तादाद पर आज कंगना के अभिनंदन में और सुरक्षा में रहने वाले। चलिए ठीक है, ये तो आपने तय कर लिया, तो ये आप करेंगे ही। जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, इस वक्त जो तस्वीरें हमारे सामने लगातार सामने आ रही हैं कि कंगना निकल रही हैं, रास्ते में पूजा पाठ करते हुए जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई फिल्म का सीन चल रहा है जहां पर बस एक्शन बोल दिया गया और उसके बाद अब देखना होगा कि आगे होने क्या वाला है, हो क्या रहा है ये सब। जाहिर सी बात है, देखिए शिवसेना भी चाहेगी कि वो जिस तरह बयानों में विरोध जता रही है उस तरह कंगना के मुंबई पहुंचते ही इस बात का जबरदस्त विरोध किया जाए। अब एक तरह से अपनी अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने का भी एक नया खेल शुरू हो गया है। लेकिन कंगना के लिए वाकया ही एक चुनौतीपूर्ण घड़ी है और सुबह तकरीबन 7 बजे वो अपने गांव भांबला जो मंडी जिला में पड़ता है वहां से निकली हैं। वहां से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का रास्ता तकरीबन 4 घंटे का है और चंद मिनट पहले जो अभी सूचना मेरे पास पहुंची है उसके मुताबिक वो हिमाचल का एरिया क्रॉस करके पंजाब में एंटर कर गई है। तकरीबन 1.5 घंटा उनको और लगेगा। 10:30 से 11 के बीच में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो इंडिगो की फ्लाइट से मुंबई जाएंगी। तो मुंबई पर किस तरह से, चाहे करनी सेना हो चाहे शिवसेना हो, इनका किस तरह से समर्थन और विरोध का ये खेल होता है, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। लेकिन कंगना के लिए वाकई चुनौतीपूर्ण है और एक ऐसी स्थिति में वो है जब उनके वहां पर दफ्तर को लेकर या फिर उनके आने को लेकर शिव सैनिकों ने तरह तरह के बयान दिए हैं और ये भी कहा है कि ड्रग्स मामले की जांच होगी। उन्होंने जो अपना ऑफिस बना रखा है वहां पर बीएमसी का नोटिस चिपका दिया गया है। तो कंगना के मन में ये द्वंद जरूर होगा कि किस तरह की मुश्किलें उनको आगे फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात सुबह ये आई कि उनका दोबारा से जो कोविड टेस्ट का सैंपल लिया गया था वो नेगेटिव आया और वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर वहां जा रही हैं। नेगेटिव रिपोर्ट लेके जा रही हैं, लेकिन मुंबई पहुंच के कितनी पॉजिटिव रह पाती हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। सीधे चलते हैं अजय दुबे के पास। अजय, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आज दिन भर का ड्रामा होगा, तय है शिवसेना विरोध करेगी, करनी सेना समर्थन में आएगी, बीएमसी अपना खेल करेगी। निश्चित तौर पर विकास जी, संभावना इसी की है कि बड़ा ड्रामा आज मुंबई में देखने को मिलने वाला है। पर जरा घटनाक्रम जो पिछले 2 दिन में मुंबई में बदले हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो आर्टिकल छपा सामना में, उसके बाद एक इंटरव्यू में जो शब्द हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत ने किया, लेकिन अब उनका टोन बड़ा सॉफ्ट दिखाई दे रहा है इस मामले में। अब गलत शब्दों को, जो अलग अलग शब्द बोले थे उनको अब वो नोटिस से कवर कर रहे हैं। इसके अलावा कल मेरी बात मुंबई की मेयर से हुई, कल ही बीएमसी ने उनके ऑफिस के बाहर वो नोटिस चस्पा दिया था। तो जो शिवसेना का अप्रोच है वो थोड़ा लीगल टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करके उनके पास जाने का लग रहा है। आपके पास बीजेपी नेता महाराष्ट्र के कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। डायवर्जन बंद करो, ठाकरे सरकार फसलं आहे। आता लोकांचा पुढे सिद्ध झालं की सुशांत सिंगच्या प्रकरणात ठरवून ठाकरे सरकार आणि त्यांची पोलीस चुकीच्या दिशेने तपास नेत होते, कुणाला तरी प्रोटेक्ट करत होती आणि म्हणून अडचणीत आल्यामुळे आता कंगना राणावत असो, अर्णब गोस्वामीची भाषा असो, डायव्हर्ट करायचा प्रयत्न आहे। अर्णब तर चुकलं असेल, कंगनाचं मुंबईचं स्टेटमेंट चुकीचं आहे। हमारे साथ इसी खबर पर 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। सूरजपाल सिंह अमू जुड़े हुए हैं, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल और मुंबई से अजय दुबे जुड़े हुए हैं। सीधे सूरजपाल अमू के पास चलते हैं। ऐसा लग रहा है सूरजपाल जी कि रिया को नहीं बचा पाए तो कंगना को फंसा दो, पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। बिल्कुल भदौरिया साहब, मुझे ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र सरकार 2016 के मुद्दों को अब उठा रही है और आज उसको कंगना रनावत के ड्रग कनेक्शंस की चिंता हो रही है, जो
25 लोग एनसीबी ने जो लिस्टेड किए हैं बॉलीवुड के, अरे उनके ऊपर कार्रवाई करो ना। अगर एनसीबी नहीं आती, ईडी नहीं आता, सीबीआई नहीं आती, तो आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या करके डिक्लेयर करके मामला खत्म कर दिया था। आज अगर कंगना रनावत के शोर मचाने से, कंगना रनावत के आने से अगर इतना बड़ा ड्रग कनेक्शन, 10 लोगों की गिरफ्तारी, रिया का गिरफ्तार होना, ये कंगना रनावत के बोलने के कारण ही हुआ है। महाराष्ट्र सरकार फेलियर हुई है, इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार फेल हुई। महाराष्ट्र सरकार के नीचे, नाक के नीचे ड्रग का कारोबार हो रहा है और महाराष्ट्र सरकार को पता नहीं, उद्धव ठाकरे साहब को, तो आपको सरकार में रहने का भी अधिकार नहीं। उद्धव साहब, आप आज एक बच्ची के ऊपर, एक उस लड़की, एक महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं जो हिमाचल से एक साधारण परिवार से आकर मुंबई में अपना कैरियर बना रही है और आज पूरी सरकार उसके पीछे पड़ी है। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ। मैं बाला साहब ठाकरे के इस पुत्र के ऊपर मुझे वो शक हो रहा है, इसके अंदर बुद्धि भी है कि नहीं है। आज एक बच्ची के ऊपर पड़े हुए हैं, करनी सेना महिलाओं के सम्मान में मैदान में है। गलती से भी कंगना रनावत को महिलाओं के सम्मान में है, क्षत्रिय सम्मान की बात, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत भी क्षत्रिय हैं। अजय दुबे, छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है, वापस आएंगे तो आपके पास आएंगे कुछ सवालों के साथ। आप कुछ कह भी रहे हैं, शायद कोई जानकारी आपके पास। छोटा सा ब्रेक, बड़ी खबर जारी है। तो नमस्ते भारत में बने हुए आज के सबसे बड़े एक्शन पर जो होने वाला है मुंबई में, क्योंकि आज ही मुंबई पहुंचना है कंगना को। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी अजय दुबे के पास। अजय, डीएमसी के खास तरह के क्वारंटीन नियम हैं जो कि सीबीआई को क्वारंटीन नहीं करते हैं लेकिन पटना के एसपी को कर देते हैं, कहीं कंगना को तो नहीं करने वाले आज? निश्चित तौर पर देखिए, पटना का एसपी का जब मामला आया था तब भी राजनीतिक कारणों से अपने हित को साधने के लिए इस तरीके का फैसला लिया था और आज भी, क्योंकि कंगना जिस तरीके से भिड़ी हुई है, जिस तरीके से राजनीतिक एंगल इस पूरे मामले पर निकला है, पूरी संभावना है कि क्वारंटीन किया जाएगा। और नियम भी ये है, जो एसओपी है वो स्पष्ट तौर पर कहती है कि कोई व्यक्ति बाहर से आता है, अगर रिटर्न का टिकट है तो ठीक है, वरना क्वारंटीन तो होना पड़ेगा। तो जो सामान्य नियम है उन नियमों का हवाला शिवसेना दे रही है, उन नियमों का हवाला मेयर किशोरी पेडनेकर, कल जब हमने उनसे बात की थी, उन नियमों का हवाला दे रही है। तो क्वारंटीन तो निश्चित तौर पर कंगना को किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय, आपने जानकारी दी। एक बार चंडीगढ़ चलते हैं जगविंदर पटियाल के पास, वो भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। जगविंदर, अभी जो पहला एक्शन देखने को मिलेगा वो तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, यह भी मुमकिन है कि कंगना कुछ बोलते हुए निकले, ट्वीट्स तो वो धड़ाधड़ कर रही हैं। किस तरीके की स्थिति ग्राउंड जीरो पर अभी? देखिए, अभी तक तो यहाँ पर शांति है और दूसरी बात यह है कि फिलहाल कंगना ने अपनी दूरी बनाई हुई है मीडिया से, वो कोई भी स्टेटमेंट ऐसी जारी नहीं कर रही हैं। हो सकता है कि बात करें, लेकिन फिलहाल इसके कयास कम है। अगर हम मनाली की बात करें, कल वो जब मनाली से निकली, आज सुबह जब मंडी से निकली, या फिर कल शाम को जब वो मंडी पहुंची थी, और तीनों वक्त ही उन्होंने कुछ नहीं कहा। केवल मनाली से निकलते हुए इतना जरूर कहा था कि अभी वो इस मसले पर कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो धड़ाधड़ एक के बाद एक ट्वीट फेंके जा रही हैं और उसमें जो उनको खबरें मिल रही हैं ट्वीट के जरिए उनका वो जवाब भी दे रही हैं, लेकिन उसमें उनके तेवर कहीं भी नर्म नहीं पड़े हुए हैं और वो पूरी तरह से इन हालात को, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को काबिल बता रही हैं और इस नौबत से उनके मनोदशा पर कोई असर नहीं पड़ा है, ये उनके ट्वीट से साफ देखने को मिलता है। और जैसे उनको बीजेपी का और करनी सेना का समर्थन मिला है, जाहिर सी बात है कि ये उनके इरादों को थोड़ा मजबूत करता है। बिल्कुल, और देखिए ट्वीट के जरिए उन्होंने मीडिया से दूरी बना के भी नजदीकी बनाकर रखी हुई है। सूरजपाल अमू के पास चलते हैं, लग रहा है कि अब पूरी राजनीति में एंट्री की तैयारी है, जमीन तैयार कर ली कंगना रनौत ने। जिस तरह से मजे हुए ट्वीट हैं, मजे हुए बयान है, शिवसेना को हर ट्वीट के जरिए जवाब दे रही है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरी के पूरी शिवसेना एक महिला के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, तो उसमें मुझे लगता है कि वो कंगना रनौत अपने आप में परिपक्व हो गई है, जिसने मणिकर्णिका जैसी एक जबरदस्त पिक्चर बनाई और जिस तरीके से उसने नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई और जो ड्रग माफिया था उसके खिलाफ आवाज उठाई और बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टारों पर आवाज उठाई। मुझे ऐसा लगता है कि कंगना परिपक्व है, उनको अब राजनीति में आना नहीं आना तो उनका अपना विषय है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की चूल्हे उन्होंने हिला दिए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। परंतु महाराष्ट्र सरकार में एक विधायक अबू आजमी जिस प्रकार की बेहूदी भाषा का, मैंने अभी के एबीपी न्यूज चैनल पर ही देखा है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, ये किसी महिला के बारे में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना निंदनीय है और अपराध है। सूरजपाल अमू जी बहुत शुक्रिया। उनकी भाषा, हाँ, सूरजपाल अमू जी बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़ी हमारे साथ और आप जुड़े हमारे साथ, हमारे दोनों संवाददाता भी जुड़े हुए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों से मिलने वाले हैं। सुबह 11 बजे पीएम उनके स्वनिधि सम्मान का आयोजन करेंगे और योजनाओं और समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। लॉकडाउन के दौरान 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने देश के गरीबों के लिए ये बातें कही थीं। सरकार ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए स्वनिधि सम्मान योजना का ऐलान भी किया था। 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत हो गई थी। आज पीएम मोदी इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए स्वनिधि सम्मान का आयोजन करेंगे। हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख रजिस्टर्ड रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं, जिनमें से 4 लाख से ज्यादा ने योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से 1,40,000 रेहड़ी पटरी दुकानदारों को 140 करोड़ रुपए का लोन बैंकों के जरिए दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने योजना के तहत फायदे के लिए आवेदन किया था। रेहड़ी पटरी दुकानदारों से पीएम की ये बातचीत उस वक्त हो रही है जब राज्य विधानसभा की 27 सीटें खाली हैं और उन पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं भोपाल से। इनसे बात कर लेते हैं। ब्रजेश, जिस तरीके की योजना का ऐलान किया गया, ये किसी से नहीं छुपा कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा कोई वर्ग अगर प्रभावित रहा तो वो रेहड़ी पटरी वाले ही थे, क्योंकि ये हर दिन कमाते थे, हर दिन खाते थे। ऐसे में इस योजना का कितना लाभ इनको होने वाला है और आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन है उससे क्या कुछ उम्मीदें इन्हें? निश्चित ही आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है मध्य प्रदेश के जो लाखों रेहड़ी पटरी दुकानदार लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ी सौगात है उनके लिए। और मध्य प्रदेश वो पहला राज्य बन रहा है जहां पर इस तरीके की सौगात दी जाने वाली है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 1.25 लाख लोगों का लोन स्वीकृत हो गया है, 1 लाख लोगों के खाते में आज आ जाएगा। और मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं, इनमें से कुछ के लोन स्वीकृत हो गए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं, कुछ को उम्मीद है, मगर अधिकतर लोगों के चेहरे पे एकदम खुशी देखी जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र है सर। अच्छा जितेंद्र, तुम्हारा लोन स्वीकृत हो गया है? हाँ सर, बहुत अच्छी खुशी है सर। मैं शुक्रवार शनिवार को मुझे मैसेज आ गया था, कल बैंक से फोन आ गया, तो आज बैंक जाऊंगा, पैसे मुझे मिल जाएंगे। क्या करते हो इस पैसे का, क्या करोगे अब? सर अच्छा है, काफी धंधा चौपट हो गया था कोरोना के, इसमें तो कुछ रियायत मिल जाएगी, बाकी तो क्या है, वैसे धंधा अब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, तो अच्छा लगा मुझे सरकार ने हमारे लिए ध्यान दिया और हमारे लिए कुछ करा। जितेंद्र उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिनका लोन स्वीकृत हो गया, मगर कुछ लोग और हैं जहां पर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है मगर उनकी प्रोसेस चल रही है और आना भी बाकी है। आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है? अप्लाई तो किया हुआ, हमारा आया नहीं है, वो फोटो हमारा आ रहा है, नाम दूसरे का आ रहा है। अच्छा ये बताइए, ये जो पैसे मिल जाएंगे 10,000 रुपए, इससे कितनी मदद मिलेगी आपको? बहुत मदद मिलेगी सर, घर का दुकान बढ़ाने के लिए थोड़ा वो चल जाता है, अभी घाटे में जा रहे हैं थोड़ा लॉकडाउन की वजह से, थोड़ा अपने आगे के लिए मदद मिल जाती है। क्या तुम क्या उम्मीद कर रहे हो, ये लोन मिलेगा तो क्या करोगे? सर ये लोन मिल जाएगा तो दुकान अभी छोटी है, उसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे सर बढ़ाएंगे। उसके बाद सर लॉकडाउन में ड्यूटी पानी चल नहीं रहा है किसी का, तो उसी से सर रोजगार चलेगा। बड़ी वजह यही है कि लॉकडाउन में जो धंधा चौपट हुआ है, लोगों का रोजगार जो खत्म हुआ, उन लोगों के लिए एक बड़ा संबल है जो 10,000 रुपए इनको साल भर में मिलेंगे, और यदि 10,000 चुका देंगे तो 20,000 अगले साल फिर मिल जाएंगे। निश्चित एक बड़ी योजना है जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश से आज होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। कंगना रनौत अपने घर मंडी से निकल चुकी हैं, लगातार वो ट्वीट की झड़ी लगाए हुए हैं और इन ट्वीट के जरिए न केवल वो शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख का जवाब दे रही हैं, बल्कि वो अपनी बात भी सीधे सीधे सभी के सामने रख रही हैं। कंगना बनाम शिवसेना पे बड़ी कवरेज। सामना में क्या लिखा गया है वो हम आपको बता रहे हैं। मुंबा माता का अपमान करने वालों के नाम महाराष्ट्र के इतिहास में डामर से लिखे जाएंगे, ये लिखा है।
सामना में कंगना ने क्या जवाब दिया, मेरे साथ जो मुंबई आए सब चले गए, मुंबा देवी ने मुझे ही अपने पास रख लिया है। इसके आगे सामना में क्या लिखा, कंगना ने उसका क्या जवाब दिया, आपको बड़े आसान शब्दों में पूरा विवाद हम समझा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई दरअसल यही हो गई है कि शिवसेना बनाम कंगना, इन सब के बीच जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, सुबह से झड़ी लगा रही है ट्वीट्स की कंगना, वो आपको दिखाते हैं। 3 ट्वीट सुबह से अब तक कंगना कर चुकी है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला ट्वीट, रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है, कंगना आगे लिखती है अपने इस लंबे चौड़े ट्वीट में, मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है, मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, ना डरूंगी ना झुकूंगी, ये कहती हैं कंगना। तो कंगना एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं, आगे लिखती हैं, गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। ये उनका एक ट्वीट है, लेकिन कंगना ने सुबह से 3 ट्वीट कर दिए। तो दूसरा ट्वीट भी आप देख लीजिए, मैं 12 साल की उम्र में हिमाचल छोड़ चंडीगढ़ हॉस्टल गई, फिर दिल्ली में रही, 16 साल की थी जब मैं मुंबई आई। उसके बाद कंगना ने अपने इसी ट्वीट में आगे लिखा है, कुछ दोस्तों ने कहा मुंबई में वही रहता है जिसे मुंबा देवी चाहती हैं, हम सब मुंबा देवी के दर्शन करने गए, दोस्त तो वापस लौट आए लेकिन मैं मुंबई में ही रह गई। ये लिखा कंगना रनौत ने, यानी वो ये मान रही हैं कि उन पर मुंबा देवी का आशीर्वाद है, यही वजह है कि वो वापस मुंबई में वापसी कर रही हैं। कंगना रनौत अपने इस ट्वीट के जरिए जो उन पर महाराष्ट्र विरोधी होने, मुंबई विरोधी होने की छवि गढ़ने का आरोप लग रहा है, जो उनके ऊपर शिवसेना लगातार आरोप लगा रही है, उसका ट्वीट के जरिए जवाब दे रही है। ये फिर तीसरा ट्वीट किया कंगना रनौत ने, ये मुंबई में मेरा घर है, मैं मानती हूं कि महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर मैंने भी महाराष्ट्र को अपनी भक्ति और प्रेम से एक ऐसी बेटी की भेंट दी है जो महाराष्ट्र शिवजी महाराज की जन्मभूमि में स्त्री सम्मान और अस्मिता के लिए, आगे इस पे ट्वीट में लिखती है कि अपना खून भी दे सकती है, जय महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र विरोधी छवि गढ़ने की जो कोशिश हो रही थी शिवसेना की तरफ से, लगातार अपने ट्वीट के जरिए उसी का जवाब देती दिख रही हैं कंगना रनौत। तो सुशांत के अंत में राजपूत वोट के उदय की राजनीति, क्या यही सच है? देश के सबसे बड़े क्राइम पर देखिए हो रही है देश की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स हो रही है एक राजनीतिक पार्टी और एक अभिनेत्री के बीच। अभिनेत्री साफ तौर पर कह रही है कि मैं खुले तौर पर सामने हूं, रोक सको तो रोक लो। महाराष्ट्र सरकार एक तरफ फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एक ड्रग्स की जांच की बात कर रही, तो दूसरी तरफ बीएमसी ने मुंबई में कंगना के बंगले पर काम रोकने का नोटिस लगा दिया है। हालांकि कंगना के वकील ने नोटिस का जवाब दे दिया है और नोटिस को गैर कानूनी बताया है। कंगना रनौत का पाली हिल का ये वही बंगला है जहां कंगना के मणिकर्णिका फिल्म का ऑफिस भी है। बीएमसी के कर्मचारियों ने इस बंगले के मेन गेट पर स्टॉप वर्क का नोटिस चस्पा कर दिया है। कंगना रनौत ने अपने वकील के जरिए बीएमसी के इसी नोटिस का जवाब दिया है। हमने बीएमसी को खाली रिप्लाई किया है बिकॉज बीएमसी ने हमको शॉक कर दिया कि वो आए, 2 दफा घुस गए अंदर इलीगली, तीसरे दिन पे उन्होंने जाके चिपका दिया घर पे, दरवाजे पे जाके चिपका के फोटो लेके पूरे मीडिया में बांट दिया उन्होंने। हमने उसी नोटिस का जवाब भी दे दिया उनको, आज ही दे दिया हमने। पर ये नोटिस बेबुनियाद है, अनवारंटेड है, अनकॉल्ड फॉर है एंड मिसयूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, वो क्लियरली एस्टैब्लिश कर। बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में 10 निर्माणों को अवैध बताया है। आरोप है कि ग्राउंड फ्लोर के टॉयलेट को ऑफिस केबिन बनाया गया, स्टोर रूम में किचन बनाया गया, स्टोर में सीढ़ियों के पास और पार्किंग एरिया में नए टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पर पैंट्री बनाई जा रही है, फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग रूम में लकड़ी का पार्टीशन कर कमरा या केबिन बनाया जा रहा है। इसी तरह के बाकी आरोप भी हैं। हालांकि कंगना के वकील ने इन सारे आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि पाली हिल्स में कंगना का घर है। सबसे पहली बात तो मैं एक खुलासा करना चाहूंगा कि ये ऑफिस नहीं है, ये रेसिडेंस है और एक प्रोफेशनल पर्सन को ये अलाउड है अंडर लॉ कि दे कैन यूज अ पार्ट ऑफ देयर रेसिडेंस इवन फॉर प्रोफेशनल एक्टिविटी। इस बीच बीएमसी ने कंगना के बंगले को लेकर मुंबई की एक अदालत में कैविएट याचिका दाखिल की है, जिसमें आग्रह किया गया है कि अगर कंगना रनौत काम रोकने के नोटिस को चुनौती देती हैं, तो पहले नगर निकाय को सुना जाए। इस पर कंगना रनौत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बीएमसी वास्तव में मेरा घर तोड़ने के लिए बेताब है। मैंने इतने वर्षों में इतने जुनून से जो बनाया है उसे मैं बेहद प्यार करती हूँ, लेकिन भले ही आप इसे तोड़ दे, लेकिन मेरा हौसला और मजबूत होगा। लेकिन सवाल ये है कि बीएमसी को ये सब अब क्यों याद आ रहा है? क्या इसलिए कि कंगना उनके नेता पर सोशल मीडिया में सवाल उठा रही हैं? तो चलिए कुछ पॉजिटिव हो जाए। कश्मीर का हंदवाड़ा आतंकी वारदात के लिए सुर्खियों में रहता है, लेकिन उसी हंदवाड़ा से बहुत पॉजिटिव खबर आ रही है। इंटरनेट की कमी में कम्युनिटी क्लास की शुरुआत यहाँ की गई।
कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाई करते इन बच्चों की तस्वीरें कश्मीर के हंदवाड़ा की हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित हंदवाड़ा आतंकी गतिविधियों के लिए कुख्यात है, लेकिन इस बार हंदवाड़ा अपने आतंकी गतिविधियों से नहीं, शिक्षा के लिए चर्चा में है। हंदवाड़ा में सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने वहां के बच्चों के लिए कम्युनिटी क्लास शुरू कर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है। ये जो कम्युनिटी स्कूल में चला रहा हूँ, ये पिछले 1 महीने से चला रहा हूँ मैं। यहाँ 30 बच्चे रोज आते हैं, अपने 5 क्लास बराबर पढ़ते हैं। मैं टीचर्स का भी बेहद मशकूर हूँ जो यहाँ मुझे आते हैं, इनको पढ़ाते हैं। मेरे तमाम उस्तादों से यही गुजारिश है कि खुदा रा अपने अपने गाँव में कम्युनिटी स्कूल चालू करें ताकि हमारा ये फ्यूचर ज़ाया न हो। शिक्षकों की क्लास शुरू करने के बाद तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चे इस कम्युनिटी क्लास में पढ़ाई करने पहुँच रहे हैं। सर के शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसने हमें बहुत अच्छी तालीम दी। मैं सर के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें यहाँ पे कम्युनिटी क्लास पढ़ाने के लिए बुलाया। हम ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, लेकिन आधे बच्चों की घर में प्रॉब्लम्स होती थी, फ़ोन अवेलेबल नहीं होते थे उनके पास, यहाँ 2G की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे थे। कोरोना और आतंक को ऐसे ही नागरिक प्रयास मात दे सकते हैं। नमस्ते भारत ब्रेकिंग श्रीगंगानगर से आ रही है। राजस्थान की श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीगंगानगर से राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2 पाकिस्तानी तस्कर मारे गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ ने कल रात को घुसपैठ करते हुए तस्करों को मार गिराया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ये कार्रवाई बीएसएफ की ओर से की गई है, जहां पर 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर ये है, राजस्थान में पाकिस्तान से लगती बॉर्डर श्रीगंगानगर में 2 तस्करों को बीएसएफ ने मार गिराया है। ये श्रीगंगानगर की पाकिस्तान से लगती सीमा की घटना है। कल रात तस्करों पर ये बीएसएफ ने कार्रवाई की, जिसमें 2 तस्कर को मार गिराया गया। इनके पास से 8 किलो ड्रग्स और 2 पिस्टल बरामद हुई। 8 किलो ड्रग्स, 2 पिस्टल बीएसएफ ने ये बरामदगी की है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है बड़ी कामयाबी। नमस्ते भारत में कोरोना से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। देश में कोरोना के आंकड़े 43 लाख को पार कर गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें तो 89,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में 89,706 नए मामले सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा 73,890 हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको इस लिहाज से भी हम बता रहे हैं क्योंकि मौत का जो मृत्यु दर है वो अब तक ठीक बनी हुई है, लेकिन ये बात सही है कि 80,000 के पार ही अब जा चुकी है कोरोना की मार। पिछले 24 घंटे में 1,115 लोगों की मौत हो चुकी है। 43 लाख के पार हो चुकी है कोरोना की मार। 74,894 मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं। ऐसे में रिकवरी रेट भारत का जो है वो 77% से ज्यादा बना हुआ है। मृत्यु दर की अगर बात करें 1.69% मृत्यु दर बनी हुई है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये वो राज्य हैं जो अब भी टॉप पर हैं।